28 का महासमर बंसल न्यूज पर आप मतदान से जुड़ी सभी खबरें पल पल की अपडेट्स आप तक देख रहे हैं। और फिलहाल अब देखिए वोटिंग के लिए जो समय है वो 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। शाम 6 बजे वोटिंग का समय समाप्त हो जाएगा और मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर वोटिंग के लिए इस वक्त मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उसके लिए अब समय 1 घंटे से भी कम बचा है। शाम 6 बजे वोटिंग का समय खत्म हो जाएगा। ओवरऑल अभी हम बात करें अब तक के जो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े सामने आए हैं एमपी के 28 सीटों पर हो रही वोटिंग की, तो अभी तक करीब 57.09% मतदान हो चुका है। सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज बदनावर से सामने आया है, जहां बदनावर में 72.36% मतदान हुआ है। अब आखिरी 1 घंटे में ये वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है, क्योंकि खास बात यह है कि जो कोरोना पेशेंट है वो भी अब अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वक्त बहुत कम बचा है। मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करने वाले ये उपचुनाव, 28 सीटों पर हो रही वोटिंग, जनता जो सुबह से घरों से निकली है, वोटिंग परसेंटेज हालांकि जरूर बीच में कुछ डगमगाया, कुछ धीमा पड़ा, लेकिन अब आखिरी के 1 घंटे में क्या फाइनल आंकड़ा आता है वोटिंग परसेंटेज का, देखना होगा। हालांकि बिहार के वोटिंग ट्रेंड से मध्य प्रदेश की भी उम्मीदें बड़ी हैं, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग सहित राजनीतिक दलों की चिंता शुरू से यही रही कि मतदान प्रतिशत कैसे कायम रखा जाए और मतदाताओं को बूथ तक आखिर कैसे लाया जाए। उपचुनाव में प्रयास यही है कि 60% तक मतदान हो जाए और अब ये आंकड़ा वहां पर जाता नजर आ रहा है। ये मतदान प्रतिशत सम्मानजनक माना जाता है, क्योंकि 100 में से अगर 60% भी मतदान होता है तो ये ओके हम कह सकते हैं, एक सम्मानजनक आंकड़ा जरूर कहा जा सकता है। बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि परसेंटेज काफी अच्छा था और ऐसा ही कुछ उम्मीद हम कहें बिहार के वोटिंग ट्रेंड से मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव में भी बनती नजर आ रही है। तो 28 का महासमर और मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, सभी सीटों पर बंसल न्यूज के संवाददाता हैं, कुछ हॉट सीट पर भी संवाददाता हैं। एक बार जल्दी से हम क्विक रिएक्शन लेते हैं अलग अलग सीटों पर, लेकिन आपको बता दें ग्वालियर से हमारे प्रहलाद सेन, सांची से हमारे संवाददाता, और सुर्खी से अमित सोनी, तो इंदौर की सांवेर सीट से पीयूष पारे, निशांत बिसेन भी हमारे साथ बने हुए, धनवीर जायसवाल जो कि अनूपपुर सीट से, संतोष कृष्णानी बदनावर से और आगर मालवा से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ बने। अलग अलग सीटों पर 28 सीटों पर हमारे साथ सभी संवाददाता लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे धनवेंद्र जायसवाल जी का, हमारे साथ अनूपपुर सीट से इस वक्त लाइव जुड़ गए अपडेट के साथ। धनवेंद्र जी, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि अब 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है और इस आखिरी के 1 घंटे में क्या एक बड़ा तबका वोटरों का जो इंतजार करता है शाम होने का, सूरज ढलने का, वोटिंग परसेंटेज क्या है अपडेट? दीपक, 57 मिनट करीब करीब बचे हैं पोलिंग के लिए। लेकिन मुझे तो मैं केंद्रीय विद्यालय के पोलिंग बूथ पे खड़ा हूं, जो आदर्श पोलिंग बूथ है। 2 पोलिंग स्टेशन यहां पर हैं, लेकिन मुझे मतदाताओं के आने जाने का सिलसिला थमा हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी देर से यहाँ कोई मतदाता आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पिछले आधे घंटे से इस पोलिंग बूथ पर हूँ। यहाँ कोई ऐसा मतदाता मुझे अब आता दिखाई नहीं दे रहा है जो आकर के वोट करना चाहता हो। वैसे भी 5 से 6 का जो पोलिंग का टाइम था वो बहुत क्लासीफाई था, लेकिन उसमें केवल विकलांग मतदाता, दिव्यांग मतदाता, कोविड सस्पेक्ट, कोविड पॉजिटिव और 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को वक्त देना था, या जिनको कूपन जारी किए गए हैं, जिनके टेम्परेचर ज़्यादा रहे हों उनको। तो ऐसे कोई मतदाता यहाँ तो है नहीं, बचे नहीं हैं। लेकिन जो दूसरे मतदाता हैं उन्होंने पिछले कुछ वक्त में मतदान किया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ मतदाता बाकी होंगे, वो भी आकर के अपना वोट डालेंगे। लेकिन काफ़ी देर से यहाँ कोई मतदाता है नहीं। ठीक, अनूपपुर का जो माहौल है वो आम चुनाव की तरह का माहौल है। उपचुनाव जैसा यहाँ उत्साह नजर नहीं आया। उपचुनाव में जो तेजी दिखती है, जो तत्परता दिखाई देती है, जो उत्साह दिखाई देता है, जो एक गति दिखाई देती है, उन सारी चीजों का यहाँ मैंने अभाव महसूस किया। एक जनरल इलेक्शन में जिस तरह का माहौल होता है, लगभग उसी तरह का माहौल था। 60-62% के आसपास तक अब तक का जो पोलिंग का जो आंकड़ा है, लगभग 62% के आसपास का जो आंकड़ा है, वहीं तक पहुंच पाया है।
यानी बाई यानी इलेक्शन कुल में कुल जो मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक पोलिंग का आंकड़ा होता सम्मानजनक है जो एक वो वोटिंग परसेंटेज होता है 70% 60% ऊपर का, होता है, 80%। जी वो करीब करीब 60% का एक सम्मानजनक वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा जरूर पहुंच गया है। आप नजरें बनाए रखिए, थोड़ा सा धीमा जरूर हुआ है, धर्मेंद्र जायसवाल जी बता रहे हैं। फिलहाल आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त हम रुक करते हैं इंदौर के सांवेर विधानसभा सीट का। हमारे साथ पीयूष पारे उस वक्त लाइव जुड़ गए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट दे पाएंगे। पीयूष, अब आखिरी का 1 घंटा कम वक्त बचा है और ऐसे में अब यह भी अपडेट है कि कोविड पेशेंट भी पोलिंग बूथ जाकर वोट अपना डाल सकेंगे, उसको लेकर क्या अपडेट है, कितना परसेंटेज अब तक हो चुका है? इस तरह से एक दान को बचा है, ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर सांवेर में भी कहीं ना कहीं वोटर्स का उत्साह देखने को मिला है। और अगर 5 बजे तक की हम लोग बात करें तो तकरीबन 70% तक मतदान सांवेर विधानसभा की इस सीट पर हो चुका है। इस वक्त हम खजूरिया गांव में मौजूद हैं। ये सांवेर विधानसभा का गांव है और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, बहुत कम संख्या में यहाँ पर वोटर्स पहुंच रहे हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर कतारें नजर आई थी और अभी फिलहाल जो यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ये मालवा का क्षेत्र है, कहा जाता है कि मालवा का वोटर काफी जागरूक रहता है और यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, इस बात को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर समझता है। कुछ वोटर से अगर हम लोग उनसे बात भी कर ले, जाने की आखिर क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों को लेकर आखिर आज मताधिकार का प्रयोग किया था क्या मुद्दे रहे हैं आज खासतौर पर सांवेर में? एक तो विकास का मुद्दा पहला, और दूसरा ये कि प्रदेश का विकास, गांव का विकास। अब शिवराज जी ने यहाँ गांव में नल जल योजना लागू करी, गांव के रोड के विकास के लिए पैसे दिए, स्ट्रीट लाइट के लिए पैसे दिए, स्ट्रीट लाइट लगने वाली है। और कांग्रेस सरकार ने ये किया था पिछली के राहुल गांधी ने बोला था 10 दिन में कर्ज माफ कर दूंगा, 10 दिन में कर्ज माफ नहीं कर रहा है और के 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये युवा वोटर क्या सोचता है? युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, बेरोजगारी भत्ता की जो बात हुई थी युवाओं के साथ, वो वादा खिलाफ भी किए है, उसके बिल्कुल खिलाफ है युवा। चलिए, यहाँ पर अब 10 नवंबर को यहाँ पर तय होगा दीपक की आखिर कौन सांवेर में बाजी मारेगा। लेकिन काफी उत्साह आपने देखा भी, बुजुर्गों में यहाँ पर उत्साह है, युवाओं में काफी उत्साह है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो अब ऐसे जो लोग थे जिन्हें दिन में टोकन दिए गए थे, वे भी कहीं न कहीं मतदान केंद्रों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। 6 बजे तक अब क्या आंकड़े होते हैं सांवेर में और क्या पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये देखना भी यहाँ पर दिलचस्प होगा। चलिए, करीब करीब 45-50 मिनट का वक्त रह गया है शेष, नजरें बना रखिए। पीयूष, आपसे एक बार फिर अपडेट लेंगे हम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है भिंड से, जहां भिंड के पोलिंग क्रमांक 65 के बाहर, पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई है। खबर मिल रही है ये फायरिंग जो हुई है इसमें करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फायरिंग की है। यहां पर 1 दर्जन से अधिक लोग पहुंचे, उन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। पुलिस बल हालांकि जरूर मौके पर पहुंच चुका है। मेहगांव विधानसभा के खोकीपुरा पोलिंग बूथ का यह मामला है, जहां पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने फायरिंग की। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की वोटिंग जारी है, वक्त बहुत कम बचा है और अलग अलग जगहों से, खासतौर पर मुरैना भिंड से गोलीबारी और विवाद की खबरें सामने आ रही है। खास करके मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट पे भी फायरिंग हुई और अब एक और ये अपडेट मिल रहा है। हम रुक करेंगे, सौरभ शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, क्या है अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मेहगांव विधानसभा क्षेत्र की खोकीपुरा पोलिंग बूथ क्रमांक 65 के बाद लोगों ने, आधा दर्जन लोगों ने फायरिंग की है। फायरिंग में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तो फायरिंग करने वाले लोग वो फरार हो गए वहां से। चलिए, नजरें बना रखिए आप सौरभ, धन्यवाद। जाहिर है कि देखिए ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, सुबह से लगातार हम बात करें खास तौर पर मुरैना की या फिर भिंड की, अलग अलग पोलिंग बूथ से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर गोलीबारी हुई, विवाद हुआ, लोगों को धमकाने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी कांग्रेस ने भी जरूर एक दूसरे पर आरोप लगाया कि वोटरों को यहां पर प्रभावित किया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। लेकिन सरकारी मशीनरी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, निर्विघ्न अच्छे से ये पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है, मतदान की प्रक्रिया, ये संपन्न हो जाए। चलिए, हम रुक करेंगे इस वक्त मध्य प्रदेश की जिन 28 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहे हैं उनमें से एक सीट सुर्खी सीट भी है और सुर्खी पे भी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि सुर्खी में एक तरफ कांग्रेस से पारुल साहू तो बीजेपी की तरफ से मंत्री रह चुके गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर क्या है अपडेट, उत्साह क्या है, हम रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, बहुत कम वक्त बचा है, 45 मिनट करीब करीब रह गया है शेष, और आखिरी के 1 घंटे में हम कह सकते हैं कोविड पेशेंट्स को भी यहां पर मतदान करने का अधिकार होगा। क्या है तैयारी, क्या है अपडेट, क्या है वोटिंग परसेंटेज?
जी हाँ दीपक, इस लोकतंत्र के महापर्व का महज 45 ही मिनट रह गए हैं जब लोग जो है अपनी आहुति डालेंगे। हालांकि सुबह से लेके 7 बजे से लेके अभी तक लगभग 10.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया जो लगातार जो लोग हैं वो पोलिंग बूथों पे पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक हम बात करें तो लगभग 63 से 64% जो है वो वोटिंग हो गई। एक सम्मानजनक जो है आंकड़ा उभर के सामने आया। हालांकि पिछला जो आंकड़ा था 77% से ऊपर था, जो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो 77% से भी ऊपर था। तो संभवतः ये आंकड़ा जरूर 6 बजे तक छुएगा। हालांकि जो 1 घंटे के लिए कोविड के लिए निकाला गया, तो कोविड हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि सुर्खी विधानसभा में अभी तक पूरे कोरोना काल तक एक भी जो है कोविड पेशेंट जो है निकल के सामने नहीं आया। बहरहाल आम जो लोग हैं सुरक्षा जरूर अपनाए हुए हैं कि सुरक्षित तरीके से जो है मतदान कर रहे हैं। जैसे कि गाइडलाइन में तय किया था कि जो भी आएंगे मतदाता वो पहले सैनिटाइज होंगे, उसके बाद उनको ग्लव्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद थर्मामीटर से चेक किया जाएगा, उनका थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद उनको प्रवेश दिया जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ ज़रूर सुबह से लेकर अभी तक देखने को मिली। लेकिन अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं आया कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो और जिसको 6 बजे तक का वेट किया जाए। हालांकि सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। 7 बजे से ही अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली, लेकिन 1 से लेकर 3 बजे तक कुछ जब धूप थी तो लोगों ने आराम का ये समय होता है तो लोग यहाँ पे कुछ कम देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बाद से फिर लगातार जो है वो वोटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगभग जैसा कि मैंने बताया कि 63% ये यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं आखिरी के कुछ 2-3 घंटों में जरूर धीमा जो है प्रक्रिया में गिरावट आई है। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जरूर थोड़ा सा धीमा हुआ है। नजरें बनाए रखिए आप अमित, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये तो बात हुई सुर्खी सीट की। अब चलिए रुक करते हैं सांची विधानसभा सीट का। हमारे साथ वासु चौरे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। यहाँ पर देखिए प्रभुराम चौधरी बीजेपी के तो दूसरी तरफ मदन लाल चौधरी कांग्रेस के, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। लेकिन अब समय बहुत कम रह गया। वासु, क्या अपडेट है आपके पास? क्या है वोटिंग परसेंटेज और क्या है आखिरी पलों की तैयारी? क्या कह रहा है वहां का वोटर? बिल्कुल दीपक, देखिए सांची विधानसभा के रायसेन में हम मौजूद हैं जो जिला मुख्यालय भी है और इस विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ का मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो बूथ क्रमांक 128, 127 और 129 है। यहाँ अब तक 65% वोटिंग हो चुकी है इस बूथ पर। और सांची की अगर ओवरऑल बात की जाए तो 62 से 63% मतदान हो चुका है। हालांकि अब 1 घंटा शेष रह गया है और जो 2018 के चुनाव में 75% यहाँ वोट डले थे उससे काफी कम वोटिंग अभी तक हुई है। लेकिन फिर भी उपचुनाव के लिहाज से इसे एक आदर्श मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है, माना जा सकता है। भाजपा से प्रभुराम चौधरी मैदान में है और कांग्रेस की ओर से मदन लाल चौधरी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने जब यहाँ पे मतदाताओं से बात की तो युवा कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर यहाँ पे वोट कर रहे हैं। किसानों का जो कर्ज माफी का मुद्दा है वो यहाँ पर उठकर सामने आया है। ये ऐसे तमाम मुद्दों पर को लेकर यहाँ जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर निकले हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और मतदाता बड़े ही साइलेंट हैं, बहुत खुलकर अपना जो मत है वो जाहिर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो सांची विधानसभा से जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इन तमाम परिस्थितियों को देखकर लग रहा है। हालांकि अब 40 मिनट बचे हुए हैं, ऐसे में कोविड पेशेंट, विकलांग और जो ऐसे लोग हैं जिनका टेम्परेचर हाई था उनके लिए ये टाइम रिजर्व था। तो अब धीरे धीरे करके वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। मतदान केंद्र में कोविड पेशेंट्स के लिए पीपीई किट की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है, फेस शील्ड की व्यवस्था की गई है ताकि बहुत सुरक्षात्मक रूप से वो अपना मतदान कर सकें। और जो व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद है। सांची विधानसभा में दिन भर बात की जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुआ। कहीं से भी किसी तरीके की झड़प, मारा पीटी या अन्य तरीके की जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं ऐसी कोई खबर दीपक अब तक हमें नहीं मिल रही है। चलिए फिलहाल आप नजरें बनाए रखिए। वासु, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वासु चौरे सांची सीट से अपडेट बताते हुए यहाँ पर भी एक ओवरऑल कह सकते हैं एक अच्छा रिस्पांस अभी तक मतदाताओं की तरफ से जरूर देखने को मिला है। लेकिन करीब करीब अब 40 मिनट का वक्त रह गया है। 6 बजते ही मतदान की प्रक्रिया थम जाएगी और 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चलिए अब चर्चा की तरफ हम रुख करते हैं। हमारे साथ पैनल मौजूद है। मेहमानों से आपको पहले मुखातिब करा देते हैं। दिनेश गुप्ता जी भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में। सबसे पहले मोहन जी, आप ही की तरफ में आऊंगा क्योंकि मुझे 8 दिन पुराना आपका वो बयान याद आ रहा है मोहन जी, जिसमें आप ये दावा कर रहे थे कि अभी तो कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और कई विधायक कांग्रेस के पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। इस पर भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा। और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, जो अभी तक सब कुछ निर्विघ्न हुआ है छिटपुट घटनाओं को लेकर, पहली प्रतिक्रिया आपकी सर।
देखिए, मैं अभी आपको आगर का अपडेट देना चाहूंगा। आगर में लगभग 80% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वाह। और आप मालूम है कि हमारे पास में जैसे ही परसेंटेज 60 के ऊपर 65 के ऊपर जाता है, जी। इसका मतलब है कि भाजपा के लिए बहुत अनुकूल रहता है। हम्म। ऐसे में अगर 80% से ऊपर जा रहा है तो वो अपने आप में पूरी कहानी बता देता है जी। कि अगर सही हम, अब जो मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा के लिए एक लहर जैसी बन गई माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और हम बहुत अच्छे से सारी सीटों की तरफ जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक सम्मानजनक हम कह सकते हैं वोटिंग परसेंटेज जो 60% का था वो तो जरूर अब हम क्रॉस कर गए लगभग, लेकिन बीजेपी के अंतिम क्षणों तक कोशिश रही थी कि लोगों को घरों से बाहर निकलकर प्रेरित किया जाए कि वो वोट डालने पहुंचे कोरोना काल में। इससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। और हमने ये कहा कि देखो, कांग्रेस के लोगों ने कपड़े फाड़े, कहीं गोली चला रहे हैं, कहीं दारू बांटते पकड़े जा रहे हैं, कहीं मारपीट करते जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की सारी पोल खुल गई जो कांग्रेस दावे कर रही थी। और कांग्रेस की हालत खराब, इसलिए अब ये दूसरे ढंग से इनकी भाषा बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। जब सरकार में आप नहीं चला पाए, सरकार आपने फेल कर दी, झूठ बोलकर सरकार बना ली, सारी पोल खुल गई, तो आप बचाव के साधन ढूंढ रहे, और आखिरी समय में जिस ढंग का व्यवहार किया तो बहुत निंदाजनक है। लेकिन मोहन जी, आज दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा ट्वीट किया और मीडिया से भी ये कहा है कि ईवीएम एक बार फिर हैक हो सकती है। उन्होंने निशाना साधा है कि हमें भरोसा नहीं है, ईवीएम हैक होने का उन्होंने अंदेशा जताया है। आप याद करिए 2018 के चुनाव में जब उन्होंने सरकार बना ली तब के इसी प्रकार से आरोप लगाए थे, तो उनकी पोल तो तभी खुल गई। दिग्विजय सिंह की क्या बोलते हैं अब सब जनता जानती है, उनकी भाषा और उनकी जो पीछे की जो झूठ की कहानी रहती है वो सब जनता के सामने। लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे कि ये हर बार का कांग्रेस का एक स्टैंड होता है कि चुनाव के पहले जब कांग्रेस को अपनी हार नजर आती है तो इस तरह के आरोप लगाती है। लेकिन इस मसले पर कांग्रेस की तरफ से शिकायत भी की गई है 17 अलग अलग पोलिंग बूथों को लेकर, जहां पर खबरें ये आई है कि बीजेपी ने कई जगह पर मतदाताओं को डराने की, भ्रमित करने की कोशिश की है, पक्ष में वोट डालने की अपील की है। देखिए, मैं आपको 2500 उदाहरण बता सकता हूँ। हमारे अपने आगर में बता सकता हूँ कि बड़ौद के अंदर इनके अपने बड़े नेता जो एक तरह से तस्कर है, उनका गलत कामों का रिकॉर्ड है, जो जेल में गए, महाराष्ट्र की जेल में और अन्य जेलों में बंद हुए, उनको रात को पुलिस को बंद करना पड़ा। ये जो खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों का चरित्र रहा है। भाजपा इससे बचती है, भाजपा इस विधान का विश्वास नहीं करती। और हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में जनता इनको, आज जो रिजल्ट आने की तरफ पहुंच रहे हैं, तो 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारी गुंडागिर्दी जो कि गवार है, 15 साल से घर में थे, 15 साल और अभी आराम करें। हमने मोहन जी इस चुनाव में खास बात यह भी देखी कि कई दल बदलू भी ऐसे जो हैं उम्मीदवार हैं जो पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के कई ऐसे बीजेपी में आ गए। ये एक नया ट्रेंड मध्य प्रदेश की जनता देख रही है 28 सीटों पर। इसे आप कैसे देखते हैं? इसको लेकर एक मतदाता के मन में कुछ एक अलग एक थॉट या फिर एक विचार? देखिए, क्या हुआ है आप समझिएगा, राजनीतिक परिदृश्य जब बदलता है तो राजनीतिक बदली परिस्थिति में जो लंबे समय तक राजनीति में रहना चाहते हैं, और खास करके भाजपा को जिनने समझ लिया वो भाजपा के पक्ष में आ गए। और भाजपा के पक्ष में आने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी नीतियों को, इनकी व्यवस्थाओं को और इनके द्वारा लिए गए निर्णयों को, जैसे बैंक के मामले में जैसे हम देख सकते हैं कि नीरव मोदी घटनाक्रम का एक बड़ा स्कैंडल हुआ, और 5 साल से ज्यादा अधिकारी अपने शहर में नहीं रह सकता, 10 से ज्यादा कोई 10 साल से ज्यादा कोई स्टेट में नहीं रह सकता है। ऐसे कई अच्छे निर्णय लिए जिसके आधार पर लोगों की धारणा बदली और भाजपा से लोग जुड़े। और भाजपा ने देश और विदेश सब प्रकार की जो अलग अलग मोर्चों पे अपनी नीतियों से लोगों का दिल जीता है, तो उसका असर पड़ रहा है। और उस असर के आधार पर ही भाजपा लगातार लंबी सफर के लिए जाती दिख रही है। तो स्वाभाविक रूप से लोग भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं, और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस में कौन रहना चाहेगा। तो मोहन जी, अभी 9 दिन पुरानी बात है, दमोह से पूर्व कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह लोधी जो अब तो बीजेपी में आ गए, उसके बाद आप ही ने ये बयान दिया था कि अभी तो कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, जो परेशान हो गए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी। क्या और ऐसे प्रत्याशी बीजेपी के विधायक हैं जो बीजेपी में आने की इच्छा रख रहे हैं? खरीद फरोख्त करने वालों को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह जी के भाई है लक्ष्मण सिंह, वो पहले भाजपा में थे, वो कांग्रेस में गए, तो कांग्रेस बताए कि कितने पैसे में खरीदा उनको? कांग्रेस बताए ना कि अपने, दिग्विजय सिंह जी बताए कि अपने भाई को कितने में खरीद रहा हूँ। खाली बोलना सरल है, किसी को भी अपनी जो वर्तमान की व्यवस्था है, कांग्रेस में निराशा का दौर चल रहा है। अच्छे अच्छे लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि अब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार से जो कांग्रेस चलती थी उसके दिन लद गए, उनकी अब स्थिति खराब हो गई है। तो स्वाभाविक रूप से लोग अपने अपने जो राजनीतिक सफर पे चलना चाहते हैं, राजनीति की सेवा करना चाहते हैं, वो भाजपा से जुड़ते हैं, और वो रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे सामने जिस प्रकार से सरकारें बन रही है,
और उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने जब आपको कहा था कि कई लोग आना चाहते हैं, तो अभी भी मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, कई लोग हमारे संपर्क में जो भाजपा को ज्वाइन करेंगे। अभी तो ये एक चुप चुनाव सामने दिख रहा है, और उसके अलावा भी कई और चुनाव आएंगे सामने। ये एक बड़ा दावा कर रहे हैं मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मोहन जी, इस पर मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकेले कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो कमलनाथ सिर्फ अकेला मोर्चा लड़ रहे हैं, अकेला कंधे से कंधा लड़ा के कमलनाथ एक तरह से वन मैन आर्मी की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो क्या मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई तस्वीर इस उपचुनाव के बाद देखने को मिलेगी प्रदेश के भविष्य में? निश्चित रूप से ये तो फरवरी के बाद ही चालू हो गई थी। आपने देखा होगा कि जिस ढंग से कांग्रेस फेल हुई थी, कांग्रेस अपने वजन से गिरी, कांग्रेस के अपने कर्मों से सरकार गिरी, और यही कारण है कि कांग्रेस आज तक संभल नहीं पाई। कांग्रेस अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं कर रही है, और कांग्रेस की कीमत कांग्रेस ने भी चुकाई और प्रदेश ने भी विकास के मामले में चुकाई। अब विकास का जब कारवां बढ़ चुका है तो कई लोग इसमें हमसफर भी बनेंगे, और लगातार जिस प्रकार से हम एक कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं, जैसे ही इस चुनाव में जीत के झंडे गाड़ेंगे, आगे लगातार हम अपनी प्रगति की इस गाड़ी को बढ़ाते रहेंगे। चलिए, मैं आखिरी फिर प्रतिक्रिया लेके फिर मैं आपको धन्यवाद करूंगा। मोहन जी, क्या कहेंगे जितने दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जो अभी तक वोट डालने नहीं गए हैं? आपकी जीत का दावा तो पार्टी कर रही है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर रोचक मुकाबला है, टक्कर काफी कांटे की है। क्या संदेश, क्या मैसेज देंगे आप उन्हें? देखो, लोकतंत्र में हम ये बात मान के चलते हैं कि हर पार्टी को अपनी अपनी बात कहना चाहिए। अपने अपने तरफ से दावे करने वालों को जनता जानती है, लेकिन भाजपा के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ा है, इसी से कारण से भाजपा की अपनी ग्राफ में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का तमगा भी उसको मिला है। और निश्चित रूप से हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जीतने वाले के साथ में, काम करने वाले के साथ जनता जुड़ती है। आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सभी मतदाता भाजपा के पक्ष में, जिनने वोट नहीं दिया वो वोट करे, और विकास में कदम से कदम मिला के चले। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ डॉक्टर मोहन यादव जी जुड़े हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने एक बड़ा दावा इस चर्चा में किया है कि देखिए साहब, अभी भी कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं, और 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। ये दावा मोहन यादव ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तरह की जीत का दावा कांग्रेस भी कर रही है। यानी दोनों ही प्रमुख जो दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों का यह कहना है कि देखिए साहब, 28 सीटें तो हम जीत रहे हैं। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? अब से कुछ देर बाद ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। 10 तारीख यानी काउंटिंग का दिन, वो बेहद खास दिन हो जाता है। ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता में अभी जो शिवराज सरकार है वो रहेगी, या फिर जो कमबैक का दावा कमलनाथ कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उठाते हुए, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये 7 दिनों के बाद 10 तारीख के चुनाव परिणामों में तय हो जाएगा। एक बार फिर लौटते हैं पैनल की तरफ। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी और राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। छोटी सी पहले प्रतिक्रिया में दिनेश जी आपकी लूंगा। हम देख रहे हैं कि सुबह से ऐसे तो कई पोलिंग बूथ से खबरें आ रही है, अलग अलग निर्विघ्न जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं भी आई हैं, गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, आगजनी की घटनाएं हुई है, प्रभावित करने के भी आरोप लगाए गए हैं। ये सब क्या कोरोना काल में एक कोशिश होती है उन लोगों की तरफ से कि या तो हम वोटरों को घर से बाहर निकलने ना दें, और अगर वो निकलें तो उनके बीच एक दहशत का माहौल हो? कौन है ये लोग, क्यों करते हैं इस तरह की वारदात? दीपक, ये कोरोना काल का मामला नहीं है। आप कोई भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, कोई भी चुनाव आप उस इलाके में देखेंगे तो बड़ा सामान्य सा, वहाँ बंदूक से ही तो प्रेम है लोगों को, और बंदूक होती इसीलिए कि लोग जो है अपना असर दिखा सकें। तो ये रोकने के लिए भी होता है कि लोगों को एक आप थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक असर डालें कि लोग घर से ना निकलें, जो थोड़ा सा जो है बच के रहते हैं इन सब के विवादों से। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में दूसरी पार्टी नहीं होती, दोनों तरफ से बराबर जो है चलती है गोलाबारी। हमने आप ही के चैनल देख रहे हैं कि वो दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तो ये है, लेकिन सवाल ये होता है वहाँ कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जब अतिरिक्त सुरक्षा बल वहाँ तैनात है, जब बंदूकें वहाँ जब्त करके थाने में जमा करा ली जाती हैं, फिर ये इस तरह की घटनाएं होती क्यों है? ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि इसके बावजूद ये घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिनेश जी, और जाहिर है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक उस वोटर की मनस्थिति पे, या हम कहें कि एक उस पर भी असर होता है जब वो वोट डालने के लिए बाहर निकलता है। ये कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश जरूर होती है। बहरहाल, दूसरी तरफ राजपाल जी की मैं जरूर इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी, पहले तो स्वागत है आपका। पहली प्रतिक्रिया आपकी अब तक की इस पूरे चुनाव पर, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, जो दावे बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? आशा अनुरूप आए हैं। संगठन कार्य की दृष्टि से जब हम लोगों ने मतदान केंद्र तक की रचना हमारे कार्यकर्ताओं के पूरे संगठनात्मक तंत्र के माध्यम से बनाई थी,
हमारा इस बात को लेकर फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, निष्पक्ष और निडर होकर मतदान करे, और भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हुई। और उसकी सफलता का ये जो प्रतिशत है, ये सफलता की कहानी बता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के उस पूरे मेहनत के दम पर, तंत्र के दम पर, जो मतदान केंद्र की इकाई से लगाकर हमारी मंडल और जिले तक की इकाइयां हैं, प्रदेश का हमारा पूरा नेटवर्क है, नेताओं का एक पूरा संगठनात्मक ढांचा है जी, उसके माध्यम से जो एक संरचना बनने का काम हुआ था और जो कार्य हमने किया पिछले 2 माह तक लगातार, उस काम को मत पेटी तक, ईवीएम मशीन तक पहुंचाने का काम हमने करने में हम सफल हुए। मतदान का प्रतिशत इस बात का गवाह है। निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ मतदान जो है, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत जो है, ये कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है जी। यानी अब ये जो आशा बढ़ा और हुआ बड़ी है। मतदान प्रतिशत कोरोना काल में आया है, प्रयास भी बीजेपी ने जरूर ये करे थे आखिरी पल तक कि वोटरों जी। को बाहर निकाला जाए, इसमें जी। तो सफल हुई मेहनत, लेकिन बीजेपी 10 तारीख को कमल खिला रही है, कमाल दिखा रही है। इस पर निश्चित तौर पर ये हमारी अनुकूलता है। ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ने का काम हुआ है, ये हमारी मेहनत से हुआ है और हमारी अनुकूलता के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर विजयश्री का वर्ण करेगी, सरकार कंटिन्यू रहेगी। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में सरकार में और अच्छे से सेवा मध्य प्रदेश की जनता की पूरी मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ अब करने में सफल होंगे 10 तारीख के दिन। चलिए, यही कॉन्फिडेंस में देख रहा हूँ सुबह से। हमारे जितने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी जितने इस पैनल में जुड़ रहे हैं, वो भी दावा तो इसी तरह का कुछ कर रहे हैं। मैं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी की प्रतिक्रिया लूंगा। अजीत जी, जाहिर है कि आप भी कॉन्फिडेंस तो हैं, यही आप कहेंगे कि नहीं साहब जीत तो हमारी हो रही है, जनता ने सच्चाई देख ली है। आप इस तरह के आरोप लगाएंगे मुझे पता है, लेकिन दावा बीजेपी की तरफ से अभी भी यही किया जा रहा है कि जीत हमारी होगी। और अभी आपने अगर चर्चा सुनी हो मोहन यादव जी की, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है अपनी इस चर्चा में कि अभी भी कांग्रेस के कई विधायक है जो टूटने वाले हैं, बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। बहुत दुखद है ये चीज दीपक जी, बहुत दुखद है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या करने का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान इतने हंस के दे रहा है। अभी इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता अपने आप प्रकट होती है, ये मोहन यादव जी के संबंध में। अब यहाँ राज्यपाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदान प्रतिशत, आदरणीय राज्यपाल जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने योगदान दिया है कोविड-19 जैसी महामारी में इस प्रदेश के लोगों को धकेलने में, कोविड के संक्रमण को बढ़ाने में योगदान दिया है, लोकतंत्र की हत्या कराने में योगदान दिया है। इस 28 उपचुनाव में जिस तरीके से शासकीय पैसा, आम जनमानस का पैसा खर्च हुआ है, उससे इस प्रदेश को और कर्जदार बनाने में योगदान दिया है। इस मतदान को बढ़ाने में योगदान नहीं दिया, क्योंकि अब ये 28 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ का एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी की मंशा समझ चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुप दल है। चाहे वो सत्ता पाने के लिए इन्हें लोकतंत्र की हत्या करना पड़े, उस लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी पूरे प्रदेश को धकेल दिया, जहाँ संक्रमण बहुतायत में फैल गया। आदरणीय दीपक जी, अपनी बात खत्म करूंगा, परंतु दूसरी तरफ आप देखिए, जहाँ चिकित्सीय उपचार प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ चिकित्सीय उपचार प्रॉपर नहीं है, इसलिए लगातार लोगों की जानें आज तक चली जा रही हैं। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल मैं आपके पास लौटूंगा इस वक्त अजीत जी, ये प्रतिक्रिया